स्वागत करती हूँ आपका बीएमएस लेक्चर सीरीज के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का लेक्चर शुरू करने के पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज दे देती हूँ कि हमारी बीएमएस फर्स्ट ईयर की लाइव क्लासेस चलती है, जिसकी जानकारी लिंक में दी हुई है। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम शुरू करने जा रहे हैं रचना शारीर के सेकंड टॉपिक गर्भक्रांति के बारे में। ठीक है, तो गर्भक्रांति इट मीन्स कि गर्भ मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, और क्रांति मतलब परिवृद्धि। इट मीन्स कि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो। ओके, तो जान लेते हैं कि गर्भ की परिभाषा क्या होती है। गर्भक्रांति यानी डेवलपमेंट ऑफ फीटस के बारे में पढ़ना है, तो उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि गर्भ होता क्या है। गर्भ क्या है? आचार्य के अनुसार गर्भ की श्लोक दिया हुआ है, शुक्र शोणित जीव संयोगे तो खलु कुक्षि गते गर्भ संज्ञा भवति। इस श्लोक का मीन क्या हुआ कि शुक्र और शोणित का संयोग होने से गर्भ की उत्पत्ति होती है। बहुत आसान है चरक के अनुसार। अब बात करते हैं सुश्रुत के अनुसार। आचार्य सुश्रुत के अनुसार गर्भ की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने बताया है कि शुक्र शोणित गर्भस्थ आत्म प्रकृति विकार समुचित गर्भ इति उच्यते। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र शोणित के गर्भाशय में आत्मा और प्रकृति क्या है? अष्ट प्रकृति है, जैसे कि अव्यक्त, महान, अहंकार और पंचतन्मात्माएं। ओके, ये आपके अष्ट प्रकृति है। तो और विकार जो षोडश विकार है, यानी कि आपके 11 इंद्रिय और 5 महाभूत के संयोग को से जो उत्पन्न होता है उसको गर्भ बोलते हैं। यानी कि गर्भ की परिभाषा उन्होंने ये दी है कि शुक्र शोणित का गर्भाशय में आत्मा और अष्ट प्रकृति और विकार के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। अब बढ़ते हैं, हमारा गर्भशय्या क्या होती है। गर्भशय्या की स्थिति आपके शरीर में है कहाँ, ये बताया गया है कि पित्त पक्वाशयो मध्यो गर्भशय्या यत गर्भ तिष्ठति। इट मीन्स क्या होगा कि पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य में गर्भशय्या की स्थिति यानी कि गर्भाशय की स्थिति बताई गई है, जहां पे गर्भ ठहरता है। ठीक है, अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आपके गर्भक्रांति की, गर्भ की परिभाषा के बाद शुक्र की। तो शुक्र की बात करते हैं कि शुक्र का पर्याय क्या है? वीर्य और रेतस। ओके, उत्पत्ति इसकी बताई गई है अस्थिनो मज्जा तथा शुक्र शुक्रात गर्भ प्रजायते। 7 आपके धातु बताए गए हैं, जिसमें मज्जा के बाद शुक्र होता है। तो अस्थि से मज्जा की उत्पत्ति होती है और मज्जा के बाद शुक्र की उत्पत्ति होती है। यानी कि मज्जा जो धातु है वो शुक्र की उत्पत्ति करता है। ठीक है, अब यहाँ पे है स्वरूप के बारे में। तो स्वरूप क्या है? इसकी स्वरूप है, इसलिए क्योंकि इसमें जल महाभूत की अधिकता अधिक रहती है, इस कारण शुक्र को स्व में शुक्र कहा गया है। शुक्र का प्रमाण शरीर में अर्ध अंजलि बताया गया है। प्रमाण जब हम पढ़ेंगे, रचना शारीर का एक टॉपिक है प्रमाण, तो हम जानेंगे कि यहाँ पे क्या है। लेकिन अभी आप यहाँ पे जानिए कि प्रमाण शुक्र का केवल आधा अंजलि होता है। शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या है? ठीक है, शुक्र को कैसे पता करेंगे? आयुर्वेद के अनुसार कि वो शुद्ध शुक्र है। तो है स्पष्टिकाभ द्रव्य स्निग्ध मधुरा गंधी च शुक्र इक्षिंति के चितु तल छद्र था। सुश्रुत ने बताया है कि ये इसका जो कलर होता है स्फटिक के समान होता है, और इसका जो द्रव्य होता है वो स्निग्ध होता है, और इसका जो स्वाद होता है वो मधु के समान होता है। इस कारण ये सब वाक्य शुद्ध शुक्र के लक्षण बताए। किसी आचार्यों ने इनका मतलब शुद्ध शुक्र का लक्षण तैल की तरह भी बताया है। ठीक है, अब आते हैं अशुद्ध शुक्र के लक्षण क्या है। शुद्ध शुक्र के लक्षण हम लोग पता कर लिए कि क्या क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि अशुद्ध शुक्र के लक्षण क्या है। तो अशुद्ध शुक्र के लक्षण है
फेनिल तनु वृक्ष विवर्णपुत्ते पिक्षलम अन्य धातु परम सिस्टम वशादी तथाष्टम। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार शुक्र के 8 दोष का वर्णन किया गया है, यानी जिस शुक्र में ये 8 दोष हैं वो शुक्र दूषित शुक्र कहा जाता है। तो क्या फेनिल, फेनिल यहाँ पे दिया हुआ फेनिल, फेनिल का मतलब हुआ लक्षादार। ठीक है, और तनु, तनु का मतलब हुआ पतला, रुक्ष, रुक्ष शुष्क हुआ, विवर्ण का मतलब हुआ है विकृत वर्ण, अन्य वर्ण का हो यानी अन्य कलर का हो, पुत्ती यानी दुर्गंध युक्त, दुर्गंध युक्त जो शुक्र होते हैं वो अशुद्ध कहलाते हैं, पिक्षिल यानी चिपचिपा, और अन्य धातु यानी उसमें अन्य धातु, रस धातु, अन्य धातु का मिश्रण हो, और अवसादी स्खलन में कष्ट होता है। शुक्र दोष के कारण क्या है? अत्यंत मैथुन, मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन और जनन इंद्रिय संबंधित रोग जैसे कि स्टिडी, सिफिलिस, गोनोरी। अब हम लोग बात करेंगे गर्भोक्रांति अध्याय के 3rd टॉपिक के बारे में, आतव्य के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जाना था कि गर्भ की परिभाषा और शुक्र के लक्षण और शुक्र के बारे में। अब हम लोग जानेंगे आतव्य के बारे में। ठीक है, तो आतव्य को के पर्याय की बात करें तो इसे रज, आतव्य, शोणित और ऋतु भी बोलते हैं। ठीक है, उत्पत्ति इसकी कैसे होती है? तो जो आपकी रस धातु से स्त्रियों में स्तन्य और आतव्य की उत्पत्ति होती है। धातु साथ बताए गए हैं, उसमें जो फर्स्ट धातु है वो रस है, तो रस धातु से स्त्रियों में स्तन आतव्य की उत्पत्ति होती है तथा यह स्तन और आतव्य रस धातु की उपधातु कहलाती है। हम लोग फिजियो में पढ़ेंगे कि उपधातु के बारे में डीपली पढ़ेंगे, बट अभी जान लेते हैं जो रस धातु होती है उसके 2 उपधातु है, आतव्य और स्तन्य, तो वही से आपकी आतव्य की उत्पत्ति होती है, यानी कि यह रस धातु से उत्पन्न होता है। स्वरूप की बात करें तो इसका स्वरूप आतव्यम आग्नेयम, यानी कि इसमें अग्नि की महाभूत की अधिकता के कारण इसकी प्रकृति आग्नेय होती है। आतव्य काल की मर्यादा की बात करें तो स्त्रियों में रज संज्ञा युक्त रक्त 12 वर्ष की आयु से 50 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 3 दिन तक होती है। इसका आतव्य काल मर्यादा है। ठीक है, आतव्य स्रोतस की बात करें, स्रोतस टॉपिक को भी हम रचना शारीर में अलग से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम लोग केवल यही जान लें कि आतव्य स्रोतस का मूल आचार्य सुश्रुत के अनुसार केवल आचार्य सुश्रुत ने माना था, वो है गर्भाशय, आतव्य स्रोतस और धमनिया। ओके, शुद्ध आतव्य के लक्षण, शुद्ध आतव्य के लक्षण क्या है? वो है सशासिक प्रतिमा यंतु यदा लक्षा रसोपमम तादर्तर्वे प्रशंति यद्वाशो ना विरेंजे। मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी श्लोक मैंने इंक्लूड किए हैं सारे इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो आप उसको मस्ट रीड करना। तो इस श्लोक का मीन्स क्या हुआ, मतलब कि शुद्ध आतव्य लक्षण क्या हुए, तो इसका खरगोश के रक्त के समान या लक्षारस जैसा दिखने वाला, यानी शुद्ध आतव्य के लक्षण है कि खरगोश के रक्त के समान होना चाहिए। वो रक्त आपको, वो आतव्य आपके शुद्ध बताए गए हैं, जिसके धोने से कपड़े पर धब्बा नहीं रहता, यानी कि आतव्य को धोने से उसके पर धब्बा नहीं रहता, वो आतव्य शुद्ध आतव्य बताए गए। वो आतव्य अच्छा, शुद्ध, प्रकृति और प्रशंसनीय माना गया है। शुद्ध आतव्य के लक्षण इस 2 किए हैं और इसका मतलब आपको इतने में बता दिया गया है। ठीक है, आतव्य के कार्य क्या है तो बात करिए। शुद्ध आतव्य साधारण रक्त के समान लक्षणों वाला रक्त होता है, यानी कि ये जैसे कि अन्य रक्त होते हैं, रक्त धातु होती है वैसे ही होते हैं, उसी के लक्षण के युक्त होते हैं वाले होते हैं, तथा गर्भ की स्थिति कराता है, ये गर्भ की स्थिति कराता है आतव्य, और गर्भ के लक्षणों को उत्पन्न करता है। ठीक है, आज हम लोग ने बात किया गर्भ, शुक्र और आतव्य के बारे में। तो कल हम लोग गर्भोक्रांति चैप्टर के अनदर टॉपिक गर्भाधान और मांसानुमांशिक गर्भ वृद्धि के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको आज की वीडियो लेक्चर पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।